Namaskar, I welcome you in the Prabhat language classes. Students, today we shall study present perfect tense. Present perfect tense के नाम से स्पष्ट है कि द वर्क विच हैज बीन कंप्लीटेड एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में जो कार्य पूर्ण हो गया हो, परफेक्ट हो गया हो, उसका प्रभाव वर्तमान तक हो। चलिए इसकी पहचान हम विभिन्न उदाहरणों से देखते हैं। देखें यहाँ पर हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुके हो, चुका हूँ अथवा या है, ई हैं, ए हो, या हूँ लगा होता है। यहाँ आप पहले सेंटेंस को देख लें। पहला सेंटेंस है वह बाज़ार जा चुका है, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है वह बाज़ार गया है। दोनों में देख लें, इसमें चुका है आया है, लास्ट में इसमें या है आया है। भाव एक ही है, वह बाज़ार जा चुका है अर्थात इसमें वो बाज़ार में है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट। फिर यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल आप देख लें स्टूडेंट्स कि वह चुनाव जीत चुका है या वह चुनाव जीता है। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जब कहा जा रहा है उसी समय ही जीता हो, इसके पहले भी जीता हो। जैसे कि चुनाव जीतने के बाद जो पद मिलता है इसमें वो उस पद पर है, एक भाव उसका जो निकल रहा है। कि ऐसे भी सेंटेंस जो कार्य बीते समय में हुआ हो उसका प्रभाव अब तक हो। तो यहाँ पर देखें बाज़ार जाने का कार्य, तो ये कार्य वही भी हुआ है जिसका प्रभाव तुरंत है, लेकिन वह चुनाव जीता है। यह कुछ बीते समय की बात है, लेकिन उसका भावानुसार जो सेंस क्लियर हो रहा है वो यह है कि चुनाव जीता है मीन्स जीतने के बाद वाला पद वो धारण किया हुआ है। इसमें तीसरे ढंग का जो एग्जाम्पल मिलता है वह यह है कि मैं 5 वर्षों से इस स्कूल में पढ़ाया हूँ। स्टूडेंट्स देखें इसमें लिखा है 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, जिसका अनुवाद किया गया आई हैव टॉट इन दिस स्कूल सिंस 5। सिंस नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ फॉर रहेगा क्योंकि अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है। समय से की जब बात हो तो अब आपको थोड़ा भ्रम हो रहा होगा कि ऐसे सेंटेंसेस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में आते हैं। तो अभी इसके बाद आपको जो टेंस पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका वीडियो जो आप देखेंगे उसमें ये बात क्लियर किया जाएगा कि कब परफेक्ट टेंस को वरीयता देते हैं और कब परफेक्ट कंटिन्यूअस को वरीयता देते हैं। तो ये रही पहचान की बात। नियमों पर ज़रा हम आप पहुँचते हैं, देखते हैं कि नियमों के संदर्भ में स्टूडेंट्स बात यह है कि इसकी 2 सहायक क्रियाएँ हैं, हैज़ और हैव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया हैज़ या हैव लिखते हैं। हैज़ किसके साथ करें? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज रहता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात जिसके विषय में बातचीत हो रही हो, अगर वो एक वचन का है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़। एंड व्हेन रेस्ट सब्जेक्ट्स मीन्स सेज, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है। इस टेंस में मुख्य क्रिया हमेशा थर्ड फॉर्म में रहती है। थर्ड फॉर्म का मतलब स्टूडेंट्स ईएन फॉर्म। आप देख लें क्रियाओं के जो 3 फॉर्म हैं, वैसे क्रियाओं के जनरली 5 फॉर्म्स होते हैं। एक वर्ब ऐसा जिसके 8 फॉर्म्स होते हैं। तो वर्ब फॉर्म्स के वीडियो में मैंने इसके विषय में डिटेल में बताया है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी एक प्रकाश इस पर यहाँ डाला जाएगा कि थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या रूल्स होते हैं। स्टूडेंट समझें कि वर्ब के फॉर्म की दृष्टि से 2 भेद हैं, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को वीक वर्ब भी कहते हैं और इरेगुलर वर्ब को स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। तो रेगुलर वर्ब जो है ये ईडी जोड़ के बनता है, बेस वर्ब फॉर्म
जो वर्ब का होता है। आप देखें यहाँ कॉल है तो इसमें ईडी जोड़ दिया गया। यहाँ लाइक है तो लाइक का अंत ई से हो रहा है इसलिए केवल डी जोड़ा गया, लाइक्ड हो गया। आप देखें यहाँ स्टडी, यानी कि जब वाई से अंत हो स्टूडेंट्स तो वाई को क्या करते हैं, आई में बदल करके ई डी जोड़ते हैं। तो ये रहा रेगुलर वर्ब्स का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने का जो रूल है। तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके स्पेलिंग्स को चेंज करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। कभी कभी तो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सभी एक जैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक सूची प्रस्तुत की है आपके सामने इरेगुलर वर्ब्स की। आप उस पर एक अपनी दृष्टि डाल सकते हैं। देख लें स्टूडेंट्स क्या है कि ये है अनियमित क्रियाओं का एक रूप। इसको पढ़ने में बड़ा समय लगेगा, आप वीडियो रोक करके देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इसमें फिर आप देखते चलें, 25 तक ये है, फिर 26 से 39 तक आप इस यहाँ देख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स आप फ्रॉम 40 टू 53 यहाँ देख सकते हैं। देन 54 टू 69 आप यहाँ देख सकते हैं। देन फ्रॉम 70 टू 83 आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देन फ्रॉम 84 टू 95 आप यहाँ देख सकते हैं। देन फ्रॉम 96 टू 111 आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देन फ्रॉम 112 टू 128 आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। देन फ्रॉम 129 टू 139 यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। Then you can see from 140 to 151 here, and from 152 to 161 at this place। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को रोक रोक करके निश्चित रूप में पढ़ने का अभ्यास कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम पूछते हैं कि इसका निगेटिव और इंट्राकेटिव कैसे बनता है। वह बाज़ार गया है, अभी इस पर आपने बनाया था कि ही हैज़ गॉन टू मार्केट। अब स्टूडेंट्स इसका अगर निगेटिव बनाना होगा कि वह बाज़ार नहीं गया है, तो करना क्या है, हर टेंस में जैसे बताया गया है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं। ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। तो इसमें भी स्टूडेंट्स आप जान ही रहे हैं कि सहायक क्रिया हैज़ होता है, उसके बाद नॉट लगा देंगे, बन जाएगा निगेटिव। लेकिन जब इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा स्टूडेंट्स, क्या वह बाजार गया है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ को सबसे पहले रखेंगे। हैज़ ही, हाँ स्टूडेंट्स, हैज़ ही गॉन टू मार्केट। इसका बना कि हैज़ ही गॉन टू मार्केट। लेकिन स्टूडेंट्स अभी ये कहा जाए कि वह बाज़ार क्यों गया है, तो इसका हाँ नहीं में उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। तो आप लिखेंगे वाई हैज़। अब ध्यान दें
जब प्रोनोमिकल क्वेश्चन हो, WH टाइप क्वेश्चन हो, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तब सहायक क्रिया एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग सब्जेक्ट। हाँ, तो हो गया वाई हैज ही गॉन टू मार्केट। तो ये रहा इंट्रोगेटिव। अगर भी इसका निगेटिव बना हुआ इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो आप नॉट को कहाँ रखेंगे? आप नॉट को सब्जेक्ट ही के बाद रखेंगे। वाई हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट। लेकिन स्टूडेंट अगर नॉट को कंट्रैक्टेड फॉर्म में आप लिखना चाहें तो फिर वो सहायक क्रिया के साथ ही रहेगा। वाई हैजंट ही गॉन टू मार्केट। वाई हैजंट ही गॉन टू मार्केट। तो स्टूडेंट्स ये रहे कुछ students here. There are 10 sentences. You are to translate them into English. These are affirmative sentences. Students, these are negative sentences. You are to translate them into English. Total number of sentences are 10. These are interrogative sentences, 10, and after the interrogative, these are interrogative negative sentences. You must try to translate them into English. Then students, here there are mixed type sentences. These are mixed type sentences. Try to translate them into English. Okay, students, you must try to translate these sentences, and if you have any question, if you have any advice, suggestion, please write in the comment box of the video. Thanks for watching the video.